प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए मैं हूं ज़ीशान शाह। आज हम आपके लिए कराची के इलाके लियारी से किसी लर्ज़ाखेज़ कहानी लेकर आए हैं जिसे सुन के आपकी भी रूह कांप जाएगी। शांति की शादी 15 तारीख को हुई। 2 रोज़ बाद ही उसके शौहर ने उसे शदीद जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। रिज़ल्ट में उसने अपनी जान से हाथ धो बैठी। ये आखिर माजरा क्या है? किस तरह से एक नौ बेहाता दुल्हन को उसके शौहर ने ही तशद्दुद करके कत्ल कर दिया? आइए जानते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे शांति के घर पे और उनके घर वालों से पूरा माजरा जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, शांति जी मां आहियां। मूंखे खपे तो मुंहिंजी धीउ जो इंसाफ़। मुंहिंजी नियाणी वई हली, मूंखे हाणे हिनखे मारणु चाहियां थी। आउं चवां थी मूंखे मारे हिते खणी आणे ॾियो। मूंखे अहिड़ो ज़ुल्म करे ॾिनो हुयो त आउं बि अहिड़ो ज़ुल्म इन लाइ करियां। मूंखे अखियां हाणे मुंहिंजी नियाणी मारे छॾियो हुयो। मूंखे ज़ुल्म खपे, इहो एतिरो माण्हू आणे ॾियो त असीं पाण हुनखे मारियूं हुते। हाणे आउं नथी ॾिसी सघां मुंहिंजी नियाणी मां कैसी छा ॿुधायां। जी बिल्कुल, लियारी के इलाके में रमा माह एक दिलखराश वाक़या पेश आया था जहाँ पे एक 19 साला लड़की शांति को बदतरीन जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। तकरीबन 20 दिन शांति अस्पताल में ज़ेर इलाज रही और फिर वो जान की बाजी हार गई। पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिम को तो गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन मैं आज इस वक्त इनके घर में मौजूद हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी वालदा गम से निढाल हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनसे बात नहीं की जा रही है। तमाम इनकी भाभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम तफसीलात लेते हैं कि ये जो वाक़या हुआ था ज़रा तफसीली तौर पर बताएं कि क्या हुआ था, किसने शादी कराई थी, कैसे हुई थी और वो बंदा कौन था? ये जो अशोक है, इसका बैकग्राउंड क्या था? ये जी शादी तो हमने कराई थी, मैं उसकी भाभी माँ हूँ, सही है। और हमें नहीं पता था ये ऐसे निकलेगा। खुश थे, दोनों में प्यार था, मोहब्बत थी। जब शादी करके गई थी तब भी खुशी खुशी गई थी यहाँ से, और दूसरे दिन भी आई थी, बोल रही थी। तो भाभी मैं बहुत खुश हूँ उस घर में, मेरा शौहर भी बहुत खुश है, मैं भी खुश हूँ, मेरी सास भी खुश है। और तीसरे दिन गई थी वहाँ से, हमारे घर से 1 दिन 2 दिन के 1 दिन के बाद वरी भी आई थी। हमारे घर पे रस्म होती है हमारे घर पे, तो आई थी रस्म के लिए। तो हमने उसको बोला रात ठहरी होची, नहीं मैं रात नहीं ठहरूँगी, मेरा शौहर कल पे काम पे जाएगा। सही, चली गई। और फिर मैं दूसरे दिन तो मैं भी काम में, भाई काम तो हम तो करना, गरीब बंदे क्या करेंगे। जितना शादी का खर्चा हमने कर्ज लेके किया शादी का। और तो फिर मैं चली गई थी काम पे और मेरी सास घर पे थी। उसको ने बोला तो भाई तुम्हारी बेटी को मोशन है। ऐसे मोशन हो गए, हम रात से सुबह हो गई है मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इतने डुब्बे चढ़ाए, इतने हॉस्पिटल में दिखाए हमने, तो मेरी सास को तो बताया नहीं था ना तो ये मसला है। तो मेरी सास ने बताया देखो मुझे नहीं समझ में आ रही, देखो मेरी बहू है, उसको आप कॉल करो, वो आ जाएगी काम से। तो उसने मेरे कॉल किया तो मैं काम से डायरेक्ट मैंने बाटुआ पे गई थी, इसको बाटुआ में रखा था। सही, मैं गई थी तो मैंने शांति को पूछा, शांति तुम्हें क्या हुआ है? तो उसने बोला तो मुझे पेट में बहुत तकलीफ़ है। इतनी भाभी मुझे तकलीफ़ है, मुझे इतनी तकलीफ़, मुझे पानी चाहिए। उसने तब तक बताया था कि उसके साथ हुआ क्या है? इस बात से बताया था उसने? उसने डरा हुआ थी ना, डरी हुई थी, इतनी डरी हुई थी, इतनी डरी हुई थी जो मुझसे बात नहीं करती। सही है। तो मैंने उसे बोला तुम मेरी इतनी परेशान हो तो मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। तो वह मुझे बताने वाली थी, तो उसकी सास थी ना, उसको आंखें दिखा रही थी, उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी। क्या उसकी सास ऐसी लगती है कि वो भी जो ये सब कुछ होता है वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करी थी, शांति को धमकियां दे रही थी? धमकियां दे रही थी ना, उसको बेटे को बचाना था, बहू को थोड़ी बचाना था। उसको ये बोला था कि तुम अपने भाभी को, अपने भाई को अगर बोलेगी तो हम उसको मार डालेंगे, किसी को रिश्वत देगी उसको मार डालेंगे। तो उसको खौफ था ना। तो मेरी भाभी तो इतनी तकलीफ़ मुझे देख नहीं सकती ना, मेरी तकलीफ़ जो मैंने तो भाई पाला है, इसको बेटी करके पाला है ना उसको, तो उसने तो मुझे बताना चाहिए ना। तो उस खौफ के डर से वो बता नहीं रही थी। अच्छा, ये अशोक है, इसके घर वाले क्या करते थे ये बताइए? ये क्या इनका बैकग्राउंड क्या था? ये आप लोग कितना पुराना जानते थे इनको? हम तो इतने पुराने नहीं जानते थे। ये रिश्ता कैसे आया था?
रिश्ता आया था जब ये मेरी बेटी काम पे गई थी, हम भी काम पे गए थे। उस लड़के ने देखा उसको, तो लड़की ने तो नहीं बोला, लड़के ने बोला तो मुझे ये इसका खिला स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। से मेरी बेटी ऐसी थी, वो वाली बेटी नहीं थी जो लड़के आ जाती है फरस खुले में, मोबाइल हाथ में, वो उसका नहीं था। उसमें सीधी सादी थी, उसमें बात भी नहीं की थी। उसको पसंद आ गई थी भाई मुझे, मगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा इस तरह क्यों किया। ये करता क्या था, काम क्या करता है? बैंक का काम करता था, मगर हमें नहीं पता था क्या काम करता है, मगर ये तो पता था वो बैंक में काम करता था। शांति की भाभी की आपने गुफ्तगू सुनी, ये वाक़या तो हो चुका था, लेकिन उसके बाद में ये इस पूरे सानहे के बाद में जब ये ज़ख्मी थी, अस्पताल में थी, तो गरीब लोग हैं, इन्हें डर इस बात का था कि इनकी कोई आवाज़ नहीं सुनेंगे। तो हम इस सारे मामले में नजमा महेश्वरी, जो कि एक हाउसवाइफ हैं और एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस मैटर को अपने और अपने शौहर के साथ मिलके इसको हाईलाइट किया और ख़ुसूसी तौर पे मुल्ज़िम को हाईलाइट करने में, मुकदमा दर्ज कराने में इनका बड़ा किरदार सामने आया है। तो इनसे हम बात करते हैं। नजमा साहिबा, ये आपके पास ये चीज़ कैसे नॉलेज में आई, इसके ऊपर आपने भागदौड़ शुरू की? इनकी भाभी आई थी मेरे हस्बैंड के पास, मेरे हस्बैंड की शॉप है टेलर मास्टर की, वो वहाँ पर आई थी और उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करें, मुझे जो है ना कम्युनिटी में किसी ने बताया है आप और आपकी वाइफ जो है ना वो लोगों की मदद करते हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, तो आप हमारे साथ चलें। मेरी बेटी की हालत बहुत बुरी है, उसका पेट फटा हुआ है। तो जैसे उसने कहा पेट फटा हुआ, हम वैसे ही मियाँ बीवी दोनों भागे। हमारी कम्युनिटी में एक्शन कमेटी है, महेश्वरी एक्शन कमेटी, उनके लड़के थे, उनको हम लेके गए वहाँ पर और हमने इसको जनरल लियारी में एडमिट करवाया। लेकिन क्योंकि केस इतना ज़्यादा पेचीदा था तो उन्होंने कहा ये हम हैंडल नहीं कर सकते, आप इनको जो है ना सैवल या ट्रामा सेंटर हम आपको रेफ़र कर रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर जो है ना बहुत सोर्स के साथ इसको हमने वहाँ पे जो है ना एडमिट करवाया। मेरी दोस्त हैं आयशा धारे, जो उन्होंने जो है वो निसार खोड़ो की बेटी निदा खोड़ो से कॉल पे बात की, उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट से कॉल करवाई, फिर जो है ना शांति को वहाँ पे एडमिट करवाया हमने। और मुसलसल वो जो है उसकी हालत जो थी वो उस पहले तो हमसे बात कर रही थी, उसने बताया कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ क्या क्या किया हुआ है, मेरे हस्बैंड को बताया, मुझे बताया और हमने फिर इस केस को, इस मामले को हाईलाइट किया मीडिया में कि क्योंकि बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि इतना खौफनाक केस है कि मैं खुद अपनी माँ से भी पूछती हूँ तो उसकी भी नॉलेज में ऐसा कोई वाक़या है नहीं, इतना ख़तरनाक, जबकि उसने अपने हस्बैंड ने ही किया। हम तो बोलते बाप भाई हस्बैंड ये तो हमारे मुहाफ़िज़ होते हैं, लेकिन अगर मुहाफ़िज़ जल्लाद बन जाए तो बेटियाँ कहाँ महफूज रहेंगी। इनके शौहर भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने इस केस को इनिशियली इनके पास ही, जो इसकी भाभी हैं शांति की, उन्होंने इन्हीं के पास आके की थी। ज़रा पूरी बात बताइए कि क्या हुई थी, आपका नाम सबसे अपना तारुफ भी कराइए। मेरा नाम विरागमल महेश्वरी है, मेरा ताल्लुक़ महेश्वरी एक्शन कमेटी की, हमारी कम्युनिटी की एक कमेटी है। जैसे कि ऐसे कोई वाक़यात होते हैं फ़ौरन जब जबरन मज़हब तब्दीली और दीगर वाक़यात में हम काम करते हैं, तो इसकी माँ तकरीबन 2 तारीख को मेरे पास आई, बोला कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ है और वीडियो वगैरह भी बनाई थी उसी ने और मुझे बताया। तो बच्ची की सूरत हाल कंडीशन बिल्कुल क्रिटिकल थी। हम लोग उसे जो है फ़ौरन लियारी जनरल हॉस्पिटल ले गए। लियारी जनरल हॉस्पिटल में 1 दिन रखा गया, फिर दूसरे दिन हमें जो ट्रामा सेंटर रेफ़र किया गया। और वालिदैन को हम यही कह रहे हैं कि ये कानूनी मामलात हैं, इसको लाजमी FIR वगैरह करवाएं। फिर 5 तारीख को हम लोगों ने FIR करवाई। 4 तारीख को यहाँ बिल्डिंग का भी एक अलमनाक सानिया हुआ था जिसमें 27 लोग जो है अजल का शिकार हुए थे। तो 5 तारीख को हमने FIR वगैरह करवाई और उस मामले को देखा। मेरा कहने का मकसद ये है, पुलिस ने कोऑपरेट किया। हाँ, FIR में पुलिस ने कोऑपरेट किया, SHO बगदादी ने कोऑपरेट किया। कहने का मकसद ये कि मामला जब 17 तारीख को हुआ, हमें 15 दिन के बाद रिपोर्ट पड़ी। हालांकि फ़ौरन रिपोर्ट पड़ती तो हो सकता है शांति हमारे बीच में होती। इसमें मैं समझता हूँ कि उनके वर्षा जो दरिंदा है अशोक, उसके वर्षा, उसके साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है अंकर सरिया वो मुलवसे, उनके खिलाफ फ्री एंड फेयर इंक्वायरी में शामिल किया जाए उनको। और IO वगैरह जो इस केस के वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हम यही मुतालबात करते हैं। ज्योति, ये बताइए कि इस केस को आपने पूरा देखा, क्या चीज़ें आपके सामने आई और ये आप समझती हैं चीज़ें, ये किस किस्म का ये जिस शख्स की इतना ये नफसियाती तौर जिनसी तौर पे इतना जुनूनी था कि उसने उस लड़की को इस तरीके से उसका निशाना बनाया, तशद्दुद का निशाना, जिनसी हिरासगी का निशाना बनाया। तो ज़रा इसके ऊपर बताइए कि आपने अभी तक क्या फाइंडिंग की इस पूरे केस को रीड करके मुल्ज़िम के हवाले से। जी देखें, ये केस जो इतना ही इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है महेश्वरी बरादरी में,
और इस हवाले से अगर मैं हमारी सिचुएशन बताऊं कि इस वक्त जो हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनमें कितना खौफ फैल गया है। तो ये केस जो 15 दिन तक जैसे छुपाया गया, देखें अगर शांति के वालिदैन को अगर कभी पता होता कि वो लड़का ऐसा है तो वो कभी भी अपनी बच्ची की शादी ना करते, लेकिन उन्होंने जो बिल्कुल सही थे और इस तरह से जिस तरह रिश्ता आता है इस तरह धूमधाम से शादी की। हालांकि बेचारे बहुत गरीब लोग हैं और इन्होंने कर्जे करके और इस तरह, ये लियारी का बिल्कुल तंग गलियों का इलाका है, सिंध से ये कुछ साल पहले आए थे माइग्रेट करके और यहाँ पर मजदूरी वगैरह करते हैं और इनके वालिद जो हैं वो देख भी नहीं पाते। शांति जो है 7 भाई बहनों में सबसे छोटी बेटी थी इनकी, 19 साल की अभी हुई थी। और सिंध में जो लोग होते हैं उनका यही होता है कि बच्ची हमारी जैसे ही 18 की हो जाती है तो हम उसकी शादी कर दें। इसी तरह से शांति का भी केस हुआ। लेकिन इस वक्त अगर मैं लड़कियों की बात करूं, बच्चियों की बात करूं, हमारी कम्युनिटी में या किसी भी कम्युनिटी में जिस तरह से मीडिया ने इस मामले को हाईलाइट किया और इनकी फैमिली जो है नजमा और वैरागमल तक आई और उन्होंने इस तरह से हाईलाइट किया, फिर ये जब बात मीडिया तक आई और सब जो है इसमें मुलविस जितने अफराद हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती है, देखें उनके पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़के के पेरेंट्स को पता होता है कि उनका बेटा कैसा है, उसकी दिमागी तौर पे हालत कैसी है इस वक्त। वो भी महेश्वरी कम्युनिटी से था लेकिन उनसे जो है ना ये बात छुपाई गई थी। अच्छा, हमारे में ये होता है शादी रुखसती होती है, उसके दूसरे दिन लड़की जो अपनी मायके आती है, एक रस्म होती है, वो रस्म के बाद वो तीसरे दिन जब घर जाती है अपने, उसी रात इस लड़के ने इससे ज़्यादती का निशाना बनाया। इसमें और भी लोग मुलविस थे जिसमें इनकी घर वाले इनके, क्योंकि अगर वहाँ पर जिस तरह से चीखें निकली होंगी या कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ जो हमें पता चला है, शांति ने अपने मुँह से हमें बताया सबको और रिकॉर्डेड हैं ये सारी बातें, तो उससे ये जाहिर होता है कि उसमें और भी लोग थे मुलविस और उसको छुपाया गया। अगर वो 15 दिन ज़ाया ना होते तो शायद वो बच्ची कुछ तरह से बच जाती। शांति चली गई, उसका शौहर गिरफ़्तार है, ताहम अब हुकूमती मशीनरी भी एक्टिव हो गई है। इस वक्त शांति की इस लियारी की तंगलियों में सिंध हुकूमत के तर्जुमान ख़ुद यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। सुखदेव हमदानी साहब यहाँ पर हैं जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी यहाँ के उसको हेड करते हैं सिंध के। सुखदेव साहब, ये एक दिलखराश वाक़या आपने देखा है, पहले तो मुझे बताइए कि इस हवाले से आपका क्या कहना है, जो इतना ये एक बड़ा दिलखराश वाक़या, एक लड़की को, नौबेहाता लड़की को इस तरीके जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो आप तक ये केस पहुंचा, ये स्टोरी पहुंची है, क्या कहते हैं? जी, ये केस जब से सरफेस हुआ हम इसको डे 1 से फॉलो कर रहे हैं। जब से ट्रॉमा सेंटर में ये एडमिट थी तब से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट इसको फॉलो कर रहा था, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी इसको फॉलो कर रहा था। जब इसकी जो हस्बैंड थे शांति के, जिन्होंने सेक्सुअल वायलेंस किया, गालिबन उनका नाम अशोक है, जब उसकी रिमांड जो है वो कोर्ट ने कैंसिल की, दोबारा उसकी रिमांड ली वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू सिंध गवर्नमेंट ने, जहाँ पे उसने मर्डर कन्फेस किया कि सेक्सुअल वायलेंस वो किया, उसने कन्फेस किया। इशू ये है कि आपने देखा पैटर्न इमर्ज हो रहा है कि बलूचिस्तान में आपने वाक़या देखा बानो बीबी का, अभी आपने रावलपिंडी में एक और वाक़या देखा जो है सिदरा बीबी का, ऐसे ही घुटकी जहाँ से मेरा ताल्लुक है वहाँ पे आपने एक वाक़या देखा, एक मर्डर हुआ, ऐसे ही शांति का केस है। कुछ देर कबल एक और वाक़या घग्गर फाटक में भी जहाँ पे एक मियाँ बीवी और बच्चे को भी मार दिया। बिल्कुल, तो ये जो है ना एक पैटर्न नहीं है, ये एक अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में जो आप कह लें हमानात को हम जन्म दे रहे हैं, या औरतों को जो आधे से ज़्यादा आबादी है इस मुल्क की, उसको एक देखा जा रहा है कि कमतर नज़रिए से। तो सिंध हुकूमत इस हवाले से प्रोएक्टिव है और काफ़ी लेजिस्लेशन भी हमने इस हवाले से इनेक्ट की हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करवा रहे हैं। ये हमने तो कोशिश पूरी की कि शांति जो है रिकवर कर जाए, पर वो अनफॉर्चुनेटली रिकवर नहीं कर पाई। बीइंग अ मेंबर ऑफ सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन, हमने जो है इस पर इंक्वायरी लॉन्च की है। इंक्वायरी इस हवाले से लॉन्च की कि पहले बताया जा रहा था कि इसको शायद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहाँ पे इसको जो है इस मामले को कवर अप करने की कोशिश की गई। कवर अप के बाद जो है अगर वो कवर अप वहाँ पे ना करते तो शायद देयर चांसेस कि वो बच जाती। तो अभी उसी हवाले से आए हैं कि हम जो है फैमिली के साथ कंट्रोल भी करें, उनके साथ ताज़ियत भी करें, साथ साथ वाक़े की फर्दर इन्वेस्टिगेट करें, ताकि शांति तो चले गुजर गई पर आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो, इस चीज़ को हम कंट्रोल कर पाएँ और दूसरों को भी एक सबक मिले कि सिंध हुकूमत आइंदा किसी को ऐसी कोई हरकत नहीं करने देगी। सिविल अस्पताल में 20 रोज़ तक इलाज शांति का जारी रहा, लेकिन उसके बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने वाक़े के जो ही FIR दर्ज हुई उसके फ़ौरन बाद में जो मरकज़ी मुलज़िम अशोक है उसे गिरफ़्तार कर लिया। अशोक को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, 2 बार उसका रिमांड भी लिया गया, तहम उसने दौरान तफ्तीश अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना था कि उन्होंने उसका गुनाह जज के सामने भी उसने अपना एतराफ़ जुर्म किया है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन हुई कैसे? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं SSP इन्वेस्टिगेशन फ़तेह शेख साहब, जिन्होंने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लीड किया। उनसे बात करते हैं। फ़तेह साहब, ये एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया, तफ्तीश में आप लोगों ने किस तरीके से क्या हक़ाइक़ सामने आए, ज़रा इस हवाले से बताइए। अब जैसे ये FIR कटी
FIR कटने के बाद मुलज़िम को जब इंटरोगेट किया तो मुलज़िम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, जिसने कहा कि मैंने ये गैर फितरी अमल किया है। उसके बाद मुलज़िम का ये दौरान इंट्रोगेशन भी बताता रहा। उसके बाद जो है अदालत के सामने कन्फेशन किया कि मेरे वाक़या ये किया है। मतलब साहब ये क्या उसने तफसीलात बताई कि उसने इतना गलत इक़दाम किया क्यों? कि उसकी अपनी ही बीवी थी कि वो मौत तक पहुंच गई। ये तो एक बहुत ही ज़्यादा उसने जो एक बड़ा बहीमाना किस्म का जो उसने ये एक्शन लिया था। तो ये वजह क्या उसने बताई, क्यों उसने इसे काम किया? उसने बताया मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गलत काम ये हो गया है। क्या वो नशे का आदी भी था? नहीं, नशे का आदी नहीं था, कोई नशे का आदी नहीं था इसमें। अच्छा जी। तो फिर क्या है तफसीली तौर पर ज़रा बताइए कि पूरी तफ्तीश में उसने क्या क्या बातें बताई? बस उसने बताया कि बस शादी के 2 दिन के बाद तो मेरे से ये गलती हो गई, जो गैर फितरी मैंने काम किया। और उसने फिर इसको धमकियाँ भी दी थी कि बताने नहीं घर पे? ये किसी को बताया नहीं, 5 दिन तक किसी को बताते नहीं रही। ये तो 1 हफ्ते के बाद जो है जब लजारी हॉस्पिटल में गए, उसके बाद ट्रामा सेंटर में गया तो ट्रामा सेंटर में जाके ये पता चला पुलिस केस है। उसके बाद FIR कटी। और इसके घर वालों का क्या बयान था इसके हवाले से? जो घर वाले जो थे, क्योंकि जब जिस वक्त ये इक़दाम हुआ होगा तो ज़ाहिर बात है घर में भी, तो घर वालों ने भी इसके अंदर इसकी मदद की है इस जुर्म को छुपाने में? घर वाले जब बता रहे हैं कि जब उनको भी इंट्रोगेट किया था हम लोगों ने, इन्होंने बताया कि रात को आवाज़ आई, शोर की आवाज़, रोने की आवाज़ आई, तो हम कमरे में गए। ठीक है। तो दरवाज़ा खोला। ठीक है। उसके बाद हम इसको हॉस्पिटल ले गए। तो घर वालों को पता था उनके बच्चे ने हरकत की है? जी, उन घर वालों को पता था बच्चे ने हरकत की है ये। अच्छा। मुलजिम ने और कोई रीज़न दिया या इसकी वजह क्या बनती थी? क्या वो मतलब गलत किस्म की फौज किस्म का मवाद देखता था? मतलब क्या वजह बनी? क्योंकि इस किस्म का इक़दाम तो कोई नहीं करता। वो गलत मवाद देखते होंगे, ज़ाहिर ही है। अब उस वजह से ये उसने खुद ही एक्सेप्ट करा है कि गैर फितरी मेरे से काम हो गया, जो मुझे शर्मिंदा भी हूँ। उसने अपने कन्फेक्शन में जज के सामने बताया। जज के सामने क्या बताया? वो तफसीली तौर पर बताइए। जज के सामने यही बताया कि मुझसे गलती हो गई है और मैं शर्मिंदा हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थरपारकर की तहसील नगर पारकर के नवाई गांव निबाड़ो यूसुफ में। इस गांव के अंदर 3 माह कबल 26 अप्रैल को कत्ल का एक अंधोनाक और लर्जा खेज वाक़या पेश आया है, जिसके अंदर 9 उम्र लड़की को गैरत के नाम पर रात को सोए हुए मुलजमान की जानिब से कुल्हाड़ियों का वार करते हुए कत्ल किया गया और जिसके बाद जो है उसकी लाश को कुएँ के अंदर फेंकी गई। मैं उसी जाए वक़्वा पर मौजूद हूँ और आपको दिखाते हैं। ये वही कुआं जिसके अंदर जो नगर पारकर पुलिस स्टेशन पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है, उसमें लड़की के चचा ने मुकदमा जो दर्ज करवाया है, उसके अंदर उन्होंने मुकदमे के अंदर लिखवाया है कि उसके बड़े भाई ने अपनी बेटी को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद इस कुएं के अंदर रात को देर से लाश फेंकी और वाक़े को खुदकशी का रंग देना चाहा। और सुबह पहले तो इस वाक़े को खुदकशी समझा गया, लेकिन जब लड़की की जो माँ है उसने सारी माजरा बयान की। और हम इस वक्त मौजूद हैं उसी गांव में और हम जब जो मुदई हैं और जो मकतूला की माँ है उसके घर पहुंचे हैं तो हमें उनका जो घर खाली नज़र आया है और यहाँ पर बताया गया है कि जो मुदई हैं और जो मकतूला की फैमिली है वो अपना घर खाली करके यहाँ से चले गए हैं। जिसके बाद हम दर्ज FIR के मुताबिक पुलिस के तफ्तीशी अफसर से जानेंगे और यहाँ से 80 किलोमीटर दूर नगर पारकर की पुलिस स्टेशन का रुख करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलिस स्टेशन नगर पारकर में और मेरे साथ मौजूद हैं SHO नगर पारकर पीतांबर कुमार। इनसे जानते हैं कि इस वाक़े को पहले खुदकशी का रंग दिया गया और फिर किस तरह से ये वाक़या कत्ल के अंदर कन्वर्ट हुआ और पुलिस को कैसे इत्तला मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले जो हमें 26/4/2025 को सुबह सवेरे हमें ये इत्तला मिली कि वो निम्बाड़ो थेबो में एक लड़की ने कुएं में जो है छलांग लगाकर खुदकुशी की है। तो हमने बर वक्त हमारी जो PP चोटल है उसके इंचार्ज हारून थेबो को बर वक्त उधर भेजा। उन्होंने वहाँ से जो है लोकल बंदों की मदद से जो लाश को बाहर निकाला। उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए थाने पे लेकर आए। उधर भी लोगों ने मज़ामत हुई कि आप उसको पोस्टमार्टम वगैरह के लिए ना लेकर जाएं और फिर भी हमने उसको पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए इधर अपना सिविल हॉस्पिटल
नंगर पार्कर के लिए। उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के बाद कैसे इंकशाफ हुआ और कैसे पता चला कि इसको कत्ल किया गया है और क्या पेशरफ्त सामने आई? क्योंकि लड़की जो थी कुंवारी थी और हमें पहले ही काफ़ी सोर्सेज से ये मालूम हो चुका, इसको जो है कत्ल का शुबा बताया जा रहा था, लेकिन हमने फिर भी पोस्टमार्टम पे इंतजार किया कि पोस्टमार्टम हो जाए तो हम जो है उस बात पे यकीन हो जाए कि वाकई ये खुदकुशी का वाक़या नहीं है, एक कत्ल का वाक़या है। तो जो पोस्टमार्टम जो इनिशियल आई उसमें भी यही साबित हुआ कि उसको कुल्हाड़ी के वार से मार कर उसके बाद उसको कुएं में फेंका गया था। अच्छा, ये किसने, कौन मुलजमान थे इसके अंदर? इसमें जो फिर हमारे सोर्सेज से मालूम हुआ कि उसके जो भाई मीर हसन और उसके जो अब्बू थे खुद बादल, उन्होंने जो है ना उसको कारोकारी के जो गैरत के नाम पे उसको कत्ल किया था कि वो जो उसके नाजायज लोगों से ताल्लुकात थे उसके बिना पर उसको कत्ल करके उसको मार के कुएं में फेंका गया। तो उनको मुकदमा किस दफात के तहत दर्ज हुआ और किन किन को उसमें शामिल किया गया? अच्छा, मुकदमा दर्ज करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों का एक तो सामना करना पड़ा। पहले ये हमारा इंतजार था कि हम सरकारी मुद्दत में केस दाखिल करें, लेकिन फिर उसके जो भाई था, जो मुलजिम बादल का भाई था, वो उसमें जो मुद्दई बना, उसमें जो उन्होंने जो हमने कलम लगाया 302, 338C और हमने एक दूसरा भी सेक्शन ऐड किया 376, क्योंकि इसकी जो मेन रीज़न थी वो यही थी कि जो इसको जो कत्ल उसका बिना बना वो इसको हमला होने के बाद, उसके बाद हमने ऑनर किलिंग का भी रखा 311। अमूमन यहाँ हमारे पास तो नहीं लगते हैं, जो इतना रुझान नहीं है सर पार्कर में, तो हमने 311 भी उसमें ऐड किया, 201 ऐड किया और 3434 हमने वो भी जो है ना 34 PPC वो भी हमने ऐड करके इसमें मुकदमा दर्ज किया। प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए रावलपिंडी से मैं हूं शबीर अहमद डार। थाना पीरवदाई के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। इसी थाने की हदूद में 17 जुलाई को फौजी कॉलोनी में एक 19 साला शादीशुदा लड़की सिद्रा अरब का गला घोंट कर कत्ल कर दिया जाता है और लड़की को 16 और 17 जुलाई की रात करीबी कब्रिस्तान में जाकर दफन कर दिया जाता है और उसके कब्र के निशानात मिटाए जाते हैं। कहानी खुलती है 21 जुलाई को, जब मकतूला सिद्रा अरब के साबिक शौहर ज़ियाउर रहमान थाना पीरवदाई में दरख्वास्त देते हैं और उसमें वो बताते हैं कि उनकी अहलिया घर से गायब है। उन्होंने जेवरात और पैसे लेकर वो एक उस्मान नामी लड़के के साथ घर से भाग गया और उस्मान नामी लड़के को उस मुकदमे में नामजद किया जाता है। पुलिस मौके पर जाती है, फौजी कॉलोनी के इलाके में जाती है, लोगों से मालूमात हासिल करती है और अपने ज़राए से भी मालूमात हासिल करती है और पता चलता है कि लड़की गायब नहीं है, लड़की का असल में कत्ल हुआ है और ये कत्ल एक जरगे के फैसले के नतीजे में हुआ है। मकतूला सिद्रा अरब को एक रिक्शा लोडर में 16 और 17 जुलाई की रात घर से कब्रिस्तान ले जाया गया और एक पॉलीथीन बैग में डांप कर ये लाश जो है कब्रिस्तान पहुंचाई जाती है और इसकी तदफीन होती है और कब्र के निशानात मिटाए जाते हैं। मकतूला सिद्रा अरब के कत्ल से पर्दा उठाने वाले और मुल्ज़मान को ट्रेस करने वाले और इसके साथ साथ इस कत्ल से जुड़ी तमाम कड़ियों को मिलाने वाले थाना पीरवदाई के SHO अली अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पुलिस ने बड़ी मेहनत की, पुलिस अब इस केस में मुद्दई भी है, क्या अभी तक इस केस का स्टेटस क्या है? इस वक्त कितने मुल्ज़मान आपकी कस्टडी में हैं और चूँकि मामला अदालत में आप क्या कहेंगे? इसमें अभी तक हमारे पास 9 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं, जिनमें से 7 मुल्ज़मान हमारे पास फ़िज़िकल रिमांड पे हैं और 2 मुल्ज़मान हमारे जुडिशल हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसमें हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम एविडेंस कलेक्ट करके इनको इसको वाइंड अप करके सम अप करके इसका चालान कोर्ट में भिजवाएंगे। फ़िलहाल हमारे पास 6 मुल्ज़मान रिमांड पे मौजूद हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये बताइएगा कि ज़ाहिर है ये केस तो आपने ट्रेस किया, आपकी टीम इसमें कलीदी किरदार है आपका, तो किस तरह पता चला कि ये अगवा का केस नहीं? क्योंकि पहले तो जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें बताया गया कि लड़की अगवा है, तो किस तरह फिर आपने इसको ट्रेस किया? इस तरह के 18 तारीख को 18 जुलाई को हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ़ौजी कॉलोनी में किसी लड़की को कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश छुपा दी गई है। अब उस इन्फॉर्मेशन पे हमने पता करना शुरू किया, वहाँ पे टीम भेजी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि क्या ऐसा वाक़या पेश आया है कि नहीं। तो इसी दौरान 19 तारीख को हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 27 नंबर गली में इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है।
तो जब मैंने वहाँ पे टीम भेजी, अपने बंदे भेजे और चेक करवाया, तो जब इनको फ़ील हुआ कि पुलिस हमारा पता कर रही है, तो इन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी CPO साहब के ऑफ़िस में और एक कोर्ट में 22 AB के तहत कि हमारी लड़की अगवा हुई है 11 तारीख की, यहाँ से घर से चली गई है, जिसके हम FIR करवाना चाहते हैं। तो उस एप्लीकेशन के आने पे हमने मुकदमा दर्ज किया उसकी ज़ियाउर रहमान नाम के बंदे की मुद्दत में, मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। तो इसी दौरान हमें एक क्लू मिला, इन्फॉर्मेशन मिली कि पहले तो थोड़ा सा हमें ये प्रॉब्लम आ रहा था कि पता नहीं चल रहा था कि इस डेड बॉडी कहाँ दफन की गई है। उसमें मुख्तलिफ मुतज़ाद किस्म की ख़बरें थी। कोई कह रहा था कि नूर मिल के पास इनका कब्रिस्तान है, वहाँ पे वो भी हमने चेक किया लेट आवर्स में जाके, उन दिनों में बारिशें बहुत थीं। और H8 कब्रिस्तान इस्लामाबाद भी, वहाँ पे भी 17 तारीख को एक डेड बॉडी दफन हुई थी। तो इस सारी इन्वेस्टिगेशन और कोशिश के दौरान हमें एक बड़ा ऑथेंटिक किस्म की एक इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारे पीर बदाई के इलाके में एक बड़ा कब्रिस्तान है जिसको छत्ती कब्रिस्तान कहा जाता है, कि वहाँ पे इसको दफन किया गया। इस इन्फॉर्मेशन पे फिर हमने काम किया और जाके चेक किया कब्रिस्तान को रात को। तो वहाँ से हमें इसके कब्रिस्तान के गोरकन का नंबर मिलता है। नंबर मिलने पे उसको कॉल की और उससे कब्र बनाने का कहा गया कि हमें कब्र बनवानी है। और तो उसमें सर फिर कब्रिस्तान के अपना जो है ये गोरकन, इसको हमने शामिल तफ्तीश किया, इसका रिकॉर्ड चेक किया। वहाँ पे कब्रिस्तान में एक स्लिप होती है, जो भी मुर्दा दफन होता है उसकी वहाँ पे एंट्री की जाती है और स्लिप दी जाती है। वो रिकॉर्ड चेक किया तो उससे मुझे एक क्लू मिल गया, वहाँ से एक पर्ची गायब थी, वो जो स्लिप थी। तो वहाँ से हमें क्लू मिलता है, वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। तो उसमें ये डिस्क्लोजर होता है कि ये पर्ची जनरल सेक्रेटरी उसका जो है कब्रिस्तान का सनाउल्लाह, ये पर्ची उसने गायब किया। फिर उसको भी शामिल तफ्तीश किया और वो जो पर्ची थी वो भी रिकवर कर ली, वो बुक भी कब्ज़ा में हमने ले ली। और इनकी गोरकन और उसकी सेक्रेटरी की निशानदेही पे हमने उस कब्र को मार्क कर लिया कि कब्र तो नहीं, उन्होंने दफन करके वो जगह बराबर कर दी थी, लेकिन उन्होंने ये मार्क किया कि इस जगह पे ये इसको दफन किया गया। फिर उसके बाद जब हमने उसको दफन किया, उसको मार्क कर लिया, इनका डिस्क्लोजर हो गया कि इन्होंने कब्र में दफन किया हुआ है। तो उसके बाद इसको इन्वेस्टिगेशन को आगे चलाया। फिर हमने इसमें मेन जितने इसमें मुलज़मान मुलव्वस थे जो फिर अब इसमें जब लड़की को उन्होंने मार दिया तो इसमें इसकी मुद्दत चेंज हो गई। पहले ज़ियाउर रहमान मुद्दई था, लेकिन इसमें अब पुलिस मुद्दई बनी। और मुद्दई बनने के बाद हमने इसकी गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई, जो मेन इसमें एक्यूज़ थे उनको गिरफ़्तार किया। और फिर उसके बाद FIR में जो इजाफी दफ़ात शामिल की गई हैं 4, उसमें कौन कौन सी दफ़ात हैं और उसके मुताबिक क्या प्रोसीड होगा? जब हमें ये पता चला कि कंफर्म हो गया कि इस लड़की को मार दिया गया है, उसकी रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रजिस्टर भी जो मिला उसमें भी उसके अकॉर्डिंगली हमारे FIR की जो मगविया थी, जो सिदरा दुख्तर अरब, वो वहीं दफन है। जब ये कंफर्म हुआ तो हमने इसमें सेक्शंस चेंज कर दी, मुद्दत भी चेंज हुई, सेक्शन भी 302, 201, 311, 109 ये सेक्शंस हमने इसमें इजाद करके तफ्तीश की, मुलज़मान गिरफ़्तार किए और फिर कोर्ट में दरख्वास्त दे के इसकी कब्र कुशाई की तारीख़ मुकर्रर करवाई गई। मुकर्रर तारीख़ पे कब्र कुशाई करवाई और कब्र कुशाई के बाद अब बंदे हमारे पास गिरफ़्तार हैं। सिदरा अरब कत्ल केस में नया मोड़ तब आता है जब सिदरा अरब के नए शौहर उस्मान सामने आते हैं और थाना पीर बदाई में आकर ख़ुद गिरफ्तारी देते हैं। और उस्मान के वालिद मोहम्मद इलियास की जानिब से एक वीडियो बयान सामने आता है जिसमें वो बताते हैं कि सिदरा अरब उनके घर 11 जुलाई आई और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ मांगा, उन्होंने उस्मान से मर्ज़ी से शादी का इज़हार किया और उसके बाद 12 जुलाई को सिदरा अरब की शादी जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में उस्मान से तय पाती है, निकाह हो जाता है। और उस्मान के वालिद मोहम्मद इलियास ने पुलिस को भी बयान दिया है और उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो बताते हैं कि 16 जुलाई को निकाह के बाद, यानी 12 जुलाई को जब निकाह होता है उसके 4 दिन बाद 16 जुलाई को सिदरा अरब की फैमिली इस्मतुल्लाह खान और दीगर अफराद उनके घर करीबन 10 अफराद असला लेकर दाखिल होते हैं और डराया धमकाया जाता है। उसके बाद सिदरा अरब को ज़बरदस्ती ये कहकर रावलपिंडी लाया जाता है कि इनकी अब शादी हो चुकी है, निकाह हो चुका है, लिहाजा इनको बाकायदा तौर पर हम रुखसती करके उस्मान के साथ भेजेंगे। लेकिन 2 दिन बाद उस्मान और उसके वालिद को मालूम होता है कि सिदरा अरब का कत्ल हो चुका है और उसके बाद वो ये इल्ज़ाम उन पे ना आए कत्ल का, वो पुलिस के पास खुद गिरफ्तारी देने आते हैं।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ है जनाब के मेरा बेटा उस्मान पिंडी पीरवदाई जनरल बस स्टैंड वर्कशॉप में काम करता था और मामू गली नंबर 27 में रहते हैं इनके, वो कभी कभार इनके पास जाता था। और इसी तरह कोई महल्ले में इस पठानी के साथ कैसे इसके ताल्लुक़ हैं, कैसे कब के हैं, कोई पता नहीं। बात यह है कि मैं काम करता हूँ होटल में, गरीब आदमी हूँ, मेरा अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, मज़दूर कार आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, मजदूरी करते हैं। बात यह है कि मैं सोया हुआ था अपने घर में, रात को ये किस वक्त गए हैं मुझे नहीं पता। मैं जब सुबह सोया हुआ उठा हूँ तो मेरे उस्मान बेटे के साथ लड़की घर में मुझे सलाम किया। मैंने सोया हुआ उठा हूँ जब तो मुझे सलाम किया। मैंने पूछा घर में भी कि लड़की कौन है, तो मेरी घरवाली ने मुझे बताया कि ये उस्मान के साथ आई हैं पिंडी से। तो मैंने जब पूछताछ की तो लड़की ने मेरे साथ बात वगैरह की। उसने कहा जी मैं इस तरह कुरान है फंसा, तो फलां जगह मेरा घर है, तो मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं, मेरी वालदा ने मेरे चाचू के साथ निकाह कर लिया है। चाचू मेरे जो है तो मुझे किसी के साथ ज़बरदस्ती निकाह करवा रहे हैं, बूढ़ा सा आदमी है, तो मैं उसके साथ निकाह नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी मर्ज़ी से उस्मान के साथ आई हूँ। जी पंजाब और चीफ जस्टिस साहब, मेरी इनसे गुजारिश है कि राय मौला हमारे साथ ताफ़ुज़ करें, हमें सपोर्ट चाहिए, हम गरीब लोग हैं, हमें इनसे ख़तरा है मेरे बच्चों को या मुझे। अगर ये मार दें तो हम इनके साथ मुकाबला तो नहीं कर सकते, हम तो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, हम अपना गुजर बसर बड़ी मुश्किल से करते हैं। मकतूला सिद्रा अरब कत्ल केस की लीड्स पुलिस को कैसे मिली, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी सिटी सर्कल अज़हर शाह साहब। सर बताइएगा, पुलिस को इब्तदाई तौर पर कैसे पता चला कि ये अगवा का केस नहीं है, ये कत्ल का केस है? सर इब्तदाई तौर पे हमें ऐसे पता चला कि 18 तारीख को हमें किसी इन्फॉर्मर ने इतला दी कि कोई फौजी कॉलोनी में एक नाम नहीं पता चला था, एक खातून लड़की घर से गई है और उसके बाद मैंने कत्ल कर दिया गया और खुफिया तौर पर दफना दिया गया। उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारे SHO साहब ने इलाके का, यानी हमें सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फौजी कॉलोनी की इन्फॉर्मेशन थी। SHO साहब ने अपनी टीमों के ज़रिए सिविल परचात में और बाकी जो हमारे लोग आपने अपने ज़राए एक्टिवेट किए, तो उसमें जो है वो जो है मैं ना यानी 18 तारीख को हमें ये खबर होती है और हम थोड़ा बहुत जब प्रोब शुरू करते हैं तो 19 तारीख को ये शाम को जो है ना एक बंदा दरख्वास्त मार कर आके आ जाते हैं कि हमारी तो एक जो है ना लड़की अगवा हुई है, उस्मान नामी बंदा अगवा करके ले गया, उसने कुछ 13 तोले जेवर है और कुछ 1.5 लाख रुपये है वो लेके चला गया। तो हमारी जो वो एक पूरी कॉलोनी का फोकस होता है वो खुद ही चल के आते हैं और वो नैरो कर देते हैं कि नहीं आप पूरी कॉलोनी में ना जाएं, आप इधर हैं। उसमें वो थाने में दरख्वास्त नहीं देते, वो CPO ऑफिस जाके दरख्वास्त देते हैं। उस तनाज़र में जब पुलिस ने महल्ले में पूछना शुरू किया, SHO साहब ने बड़ी मेहनत की इसमें और पूछना शुरू किया, तो वो जो है उन्होंने अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत पहले ही जाके दरख्वास्त दे दी CPO ऑफिस में कि जो हमारी लड़की अगवा हुई है तो वो आप पर्चा दें। मैं उस कब्रिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। ये रावलपिंडी पीरवदाई फ़ौजी कॉलोनी का छती कब्रिस्तान कहलाता है। मकतूला सिद्रा अरब को फ़ौजी कॉलोनी में उसके घर में जब गला दबाकर कत्ल किया गया, उसके बाद सिद्रा अरब की लाश एक रिक्शा लोडर में पॉलीथीन बैग में डांप कर इसी कब्रिस्तान में लाई गई और यहाँ पर उनको दफन किया गया और कब्र के निशानात मिटाए गए। कैमरामैन खलीक अहमद वो कब्र आपको दिखाएंगे। ये सिद्रा अरब की कब्र है और कब्र कुशाई के बाद चूँकि सिद्रा अरब की बाकायदा तदफीन की गई और उनका पोस्टमार्टम भी किया गया, नमूने भी हासिल किए गए हैं। पुलिस कस्टडी में जितने भी मुल्ज़मान हैं, इस कत्ल केस के मरकज़ी किरदार असमतुल्लाह खान जिसने जिरगे के ज़रिए सिद्रा अरब के कत्ल का फ़ैसला सुनाया, वो भी पुलिस कस्टडी में है और तमाम मुल्ज़मान ने अपना जुर्म कबूल किया है। अब चूँकि मामला अदालत में है और अदालत ने अब देखना है कि इन तमाम मुल्ज़मान जो इस कत्ल केस में मुलव्वस है इनको
को क्या सज़ा तजवीज़ की जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली, प्रोग्राम जुर्म व सज़ा के साथ। नाज़रीन, स्वात के तहसील ख्वाज़ाखेला के इलाके चालियार में एक मदरसे के अंदर इंतहाई बेहमाना तशद्दुद के ज़रिए एक 13 साल तालिब इल्म फ़रहान का कत्ल कर दिया गया। जी हाँ नाज़रीन, इंतहाई तशद्दुद के बाद जब फ़रहान की लाश अस्पताल पहुँचाई गई तो उसके बाद ये बात कन्फर्म हो गई कि फ़रहान जो है उनको तशद्दुद से कत्ल कर दिया गया। बाद में पुलिस ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की और इस कत्ल में मुलविस जो 4 मरकज़ी किरदार थे, 4 मरकज़ी अफराद थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। जबकि इसके अलावा 9 दीगर अफराद को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिनके बारे में मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा था कि वो भी मदरसे के तलबा पर तशद्दुद किया करते थे। इसके बाद सूरत हाल क्या बनी, पुलिस ने अब तक कितनी इन्वेस्टिगेशन की है, क्या इसमें कोई जिनसी दरिंदगी भी शामिल है या नहीं है, ये तमाम सवालात जो है ये आज आपके साथ रखेंगे, इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं। उस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उमर खान साहब मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक पुलिस ने इस केस में कितनी कार्रवाई की है और अब तक जो इंटरोगेशन है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो कहाँ तक पहुँची है। सर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो बड़ा एक अलमनाक हादसा हुआ है, तो पुलिस को कब पता चला, किस तरह आपको पता चला और मुलज़िमान तक आप कैसे पहुँचे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 21 तारीख की शाम को 21 जुलाई को हमें अस्पताल से इत्तला मिली कि एक बच्चा जिसका नाम फ़रहान है, उसकी डेड बॉडी जो है वो ख्वाज़ाखेला अस्पताल में रिसीव हुई है। इत्तला मिलते ही पुलिस फ़ौरन अस्पताल गई। वहाँ पे जब मुआयना किया गया तो पता चला कि बच्चे की बॉडी पे टॉर्चर मार्क्स हैं। मज़ीद जब चेक किया गया तो बच्चा एक मदरसे में पढ़ रहा था। तो ये जैसे ही पता चला तो फ़ौरन बच्चे के जो फैमिली थी उससे हमने रब्ता किया और साथ ही उस मदरसे में पुलिस टीम गई। जब पुलिस टीम उस मदरसे में गई तो बाकी दीगर बच्चों से भी स्टेटमेंट्स ली गई, जिसमें ये बात सामने आई कि दीगर बच्चों के साथ भी तशद्दुद होता रहा है और ये जो मकतूल है फ़रहान, इसके साथ उस दिन काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद हुआ था, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़या हो गई। इस पे हमने जो उसके लवाहिकीन थे उनकी मुद्दत में FIR रजिस्टर की कत्ल की, जिसमें 4 मुलज़िमान उन्होंने नामज़द किए। इन 4 मुलज़िमान के साथ साथ हमने एक और FIR जो है हमने अपनी मुद्दत में दर्ज की अंडर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। जो कत्ल वाली FIR थी जिसमें 4 मुलज़िम थे, उसमें हमने 2 मुलज़िम उसी दिन गिरफ़्तार कर लिए थे। दीगर 2 मुलज़िमान जो थे वो उस टाइम फ़रार हो गए थे, जिनको हमने अभी 2 दिन पहले गिरफ़्तार किया। और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट वाली FIR थी उसमें हमने जितनी भी इंतज़ामिया थी मदरसे की, 9 टोटल असातिज़ा थे, उन सारों को हमने गिरफ़्तार कर लिया था। मदरसा हमने सील कर लिया और इसके साथ साथ जो जितने भी बच्चे थे, तकरीबन 160 बच्चे जो उस मदरसे में पढ़ रहे थे, उनको हमने सेफ़ली अपने अपने पेरेंट्स के हवाले कर दिया। सर, ये जो मरकज़ी मुलज़िमान थे वो इब्तिदा में रोपोश थे, तो वहाँ तक पुलिस कैसे पहुँची कि उनको भी गिरफ़्तार किया गया? क्योंकि इब्तिदाई तौर पर जो 2 मरकज़ी मुलज़िमान थे, एक मोहम्मद उमर और एक उनका बेटा एहसानुल्लाह, वो रोपोश थे। ये जैसे आपने बताया, दोनों मरकज़ी मुलज़िमान जो थे ये इनिशियली रोपोश थे। बहुत ज़्यादा हमारे लिए स्वात पुलिस के लिए एक चैलेंज था। इसके लिए हमने टीम्स तश्कील दी, SP अपर स्वात और SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में। इसमें हमने अपनी जो हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनको भी डाला। बाकी हमने अपने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस वाले सोर्सेज हैं उनको एक्टिवेट किया, इस पर टेक्निकल काम भी किया। मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने रेड्स किए, इनके जो एसोसिएट्स थे उनको हमने इंटेरोगेट किया, उनकी स्टेटमेंट्स ली। तो काफ़ी एक तकरीबन 5-6 दिन की एफ़र्ट के बाद हमें ये कामयाबी मिली और ये उस टाइम जब गिरफ़्तार हुए ये दीर की तरफ पहाड़ों के रास्ते से भागने लगे थे। ये हमारा P4 का इलाका है, उसके ऊपर, तो वहाँ से ये गिरफ़्तार हुए। बिल्कुल, इस वक्त हम मदियन के उस इलाके में पहुंच गए हैं जहां से फ़रहान अयाज़ का ताल्लुक़ था। फ़रहान अयाज़ का ताल्लुक़ जो है वो स्वात के इलाके मदियन से है। ये पहाड़ी इलाका है, इंतहाई खूबसूरत इलाका है और फ़रहान अयाज़ यहाँ से तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर के फासले पर ख्वाज़ाखेला के इलाके चालियार में एक मदरसे में वो तालिब इल्म थे। इस वक्त फ़रहान अयाज़ के वालिद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कब पता चला, किस तरह उनको इन्फॉर्म किया गया और अब तक की जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो उससे कितने मुतमईन है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। अयाज़ साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कब पता चला, अब उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे कि आपके बच्चे का इंतकाल हुआ है? जी, मुझे पता इस टाइम, मेरे ख्याल में टाइम तो इतना याद नहीं था मेरा, लेकिन मगरिब के बाद टाइम था और उस टाइम मेरा आँख लग गई थी। जो 3 बंदे थे हमारे पास आया रूम पे, पहले मेरे भाई को बताया हुआ था, उसको 20-25 मिनट उसके साथ उसको थोड़ा समझाया, फिर मेरे पास आया और मुझे नींद से उठाया और मुझे बताया।
तो यकीनन बहुत तकलीफ़देह ख़बर थी कि आपको जब ये पता चला, जब आप सऊदी अरब में थे, कि आपके बच्चा जो है वो इंतकाल कर गया है। उसके बाद आपने किस तरह फ़ैसला किया कि आपने पाकिस्तान जाना है और अपने घर जो है अपने पहुंचना है? तो फिर आप कितने दिनों के बाद पाकिस्तान पहुंचे? जाहिर सी बात है, दुख की तो उस दिन से लेकर आज तक वो दिल मेरा जो है वो अपनी जगह पे भी नहीं है, और कमर ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कुल्हाड़ी पे किसी ने मारा हुआ है, इधर से काटा हुआ है। और फिर काम बंदे से इतना दर्द बंदे तक जब पहुंच जाता है तो बंदा से काम नहीं होता है। फिर दूसरे दिन मेरे ख्याल में 22 तारीख को उसका नमाज जनाजा हुआ और 23 तारीख को मैं इधर पहुंच गया था। 23 को आप पहुंचे, तो आपको कुछ अंदाज़ा था कि आपने अपने बच्चे को कब इस मदरसे में दाखिल करवाया था कि बच्चों पर कोई तशद्दुद भी होता है, उनके साथ इस किस्म का नारवा सलूक भी रखा जाता है? इससे पहले आपको कोई अंदाज़ा था इस बात का या नहीं था? नहीं, अगर इस बात का अंदाज़ा किसी भी बाप को, मैं तो छोड़ो, अगर किसी बाप को हो तो वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। और हमारे तो पहले भी हमारा दिल जो था वो, इससे पहले मेरा एक बच्चा 10 साल का एक इतवार पे ख़त्म किया, दूसरे पे फोत हो गया। हम तो पहले से दर्दमंद थे, तो फिर इस तरह कभी नहीं कर रहा। तो ये आपके दूसरे बच्चे का इंतकाल हुआ है? दूसरे बच्चे का, पहले भी एक बच्चा मेरा 10 साल का एक इतवार पे उसने ख़त्म किया, दूसरे पे वो फोत हो गया, पानी में गिर गया था। वो पानी में गिर गया था। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक की जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई है, पुलिस ने मरकज़ मुलज़िमान को गिरफ्तार भी किया है, पुलिस के कारकर्दगी से अब तक आप कितने मुतमईन हैं? जी, पुलिस से हम मुतमईन है, बहुत मुतमईन है। पुलिस ने जो पुलिस डिपार्टमेंट है उससे उन लोगों ने हमें बहुत सलफजाई दिया और भाई की तरह आया, हमारे साथ बैठ के और हमको ये यकीन दिया कि हम ज़रूर उसको पकड़ेगा। पुलिस से हम मुतमईन हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम जामिया दारुल कुरान रहीमाबाद पहुंच गई है और यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना सिद्दीक़ अहमद साहब। मौलाना सिद्दीक़ अहमद साहब जो है एक जाने माने शख्सियत है। इस इलाके में उन्होंने दीन की काफ़ी खिदमत की है और वो वफाकुल मदारिस के मलाकिन डिवीज़न के मुहतमिम भी रहे हैं, इसके सरबराह भी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मदारिस में इस किस्म के वाक़यात क्यों होते हैं बार बार और उनके रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मौलाना साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चालियार का जो वाक़या पेश आया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जहाँ तक चालियार के मदरसे में पेश आने वाला वाक़या है, मेरा समझता हूँ कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ तालीमी और फ़नी इदारों में इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि चलो ये हमारी खुशकिस्मती है कि चालियार वाक़या को इतना हाईलाइट किया गया कि पूरे मुल्क से इसके बारे में लोगों के तासुरात सामने आना शुरू हो गए। इस लिहाज से ये अच्छी बात हुई है। लेकिन जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक़ है, तो ये वाक़या एक ख़ास मदरसे में वाक़ हुआ है। इसकी पूरी ज़िम्मेदारी उस मदरसे के ज़िम्मेदारान के ऊपर आयद होती है। उसके आड़ में तमाम मदारिस को एक सफ़ में खड़ा करके सबको मुजरिम समझना ये दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम अपने बच्चों को मदारिस में लाकर डाल देते हैं, दाखिल नहीं करते, डाल देते हैं, फिर अपने बच्चों की खैर खबर कोई नहीं लेते। हालांकि ये जिम्मेदारी है कि जहाँ तक दीनी मदारिस के ज़िम्मेदारान की जिम्मेदारी बनती है, वालिदैन इससे अपने आप को गाफिल नहीं कर सकते। वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि माहाना आकर, हफ्ते में दो मरतबा आकर वो आएँ, अपने बच्चों की हालात को ख़ुद देखें कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, इन्हें क्या खिलाया जा रहा है, इन पर क्या तशद्दुद हो रहा है। अब अगर कोई बच्चा मदरसे में उस पर तशद्दुद हो रहा है, ये बच्चा जब घर में चला जाता है तो अपने वालिदैन को ये मदरसे में पेश आने वाले हालात का तज़किरा करते हैं, तो घर वाले ये बात नज़रअंदाज कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि ये असल में पढ़ना नहीं चाहता, तो इसलिए ये बहाने बना देते हैं। तो फिर बाप या चचा उसको ज़बरदस्ती पकड़कर मदरसे में क़ारी साहब के हवाले करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही क़ारी साहब, लेकिन ये जो बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात सामने आ रहे हैं,
आप नहीं समझते कि इस हवाले से कोई मदरसे के अंदर, कोई मदरसे के दीवार के बाहर कोई ख़ास किस्म की हिदायत होनी चाहिए कि बच्चों पर तशद्दुद मना है, बच्चों पर तशद्दुद नहीं करना चाहिए? या इस हवाले से आप वफाकुल मदारिस बहुत बड़ा इदारा है, क्या उनके कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं हो सकता? डॉक्टर साहब, असल बुनियादी बात यह है कि ये तो तमाम मदारिस में जो पढ़ाने वाले हजरात हैं उनकी तरबियत की कमी है।